अस्सलामुअलैकुम। छोटी सी टाक में शामदीद। प्रॉपर्टी खरीदने की सूरत में अब आपको टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवाना होगी। फाइनेंस एक्ट 2019 में एक 10th स्केजुअल जो है मुतारफ़ करवाया गया है, जो उन लोगों को डील करता है जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और उनका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है। अब क्या प्रॉपर्टी खरीदने की सूरत में आपको हर सूरत रिटर्न जमा करवानी होगी? क्या इससे इस्तिस्ना है या नहीं? इस्तिस्ना मौजूद है, उसका एक तरीक़ेकार इसमें ऐड किया गया है। उस पर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है कि आप एज ए नॉन फाइलर या नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी किस तरह खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके लिए आपको एफबीआर में रिक्वेस्ट देना होगी। अगर आपको इस्तिस्ना नहीं मिलता तो उस सूरत में आपको एडवांस टैक्स का रेट डबल पे करना होगा और टैक्स रिटर्न फिर आपको लाजमी तौर पर जमा करवानी पड़ेगी। अब अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, एफबीआर आप पर कितनी पेनल्टी लगाएगा, उस पर बात करते हैं। आसानी के लिए हम एक मिसाल फ़र्ज कर लेते हैं कि हमने 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ये 30 लाख रुपए एफबीआर की वैल्यू है, ये यानी एक्चुअल अमाउंट नहीं जिसे आपने परचेज़ की। एफबीआर में जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो 30 लाख रुपए है। अब इस पर अगर एडवांस टैक्स 1% 30,000 रुपये बनता है, लेकिन चूंकि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए टैक्स डबल होकर 60,000 रुपये हो जाएगा। ये 60,000 रुपये पे कर दिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, लेकिन अब टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं की। ड्यू डेट आई, ड्यू डेट गुजर गई, उसके ऊपर 60 दिन भी गुजर गए। 60 दिन के बाद एफबीआर एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जारी करेगा। आपकी इम्प्यूटेड इनकम के हवाले से आपको एक नोटिस दिया जाएगा। अब ये इम्प्यूटेड इनकम क्या चीज़ है? इम्प्यूटेड इनकम जो टैक्स के स्लैब हैं उनके मुताबिक ये इनकम जो है वो इसको कंसिडर किया जाएगा कि लेट से अगर आपने ये 60,000 रुपये टैक्स पे किया है तो उस पर कितनी अमाउंट पे ये जो 60,000 रुपये है ये टैक्स बनता है। अगर आप स्लैब्स को देखें, तीसरे स्लैब के हवाले से, तो अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए हो तो उस पर टैक्स बनता है 60,000 रुपये। तो ये 11 लाख रुपए आपकी इम्प्यूटेड इनकम होगी। इसके मुताबिक जो है एफबीआर आपको नोटिस भेज देगा। अब इसके नोटिस मिलने के बाद आपके पास 45 दिन होंगे। 45 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न जमा करवाना होगी और वो 2 साल की होगी, यानी जिस साल में आपने प्रॉपर्टी खरीदी वो साल और एक उससे पिछले साल, यानी 2 सालों की रिटर्न आपको जमा करवाना होगी। उस सूरत में ये जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर है एफबीआर इसको ड्रॉप कर देगा, बेट कर देगा और नॉर्मल तरीक़ेकार जो है आपका यानी टैक्स फाइल करने का वो चल पड़ेगा। लेकिन उस सूरत में भी आपको जो अपनी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिससे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी वो तो बताना ही होगी। लेकिन इस सूरत में अगर आप फाइल कर देते हैं तो जो आपसे एडवांस टैक्स लिया गया है वो एडजस्ट हो जाएगा, वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अब अगर आप 45 दिन गुजर जाते हैं और उसके बावजूद जो है वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, फिर क्या होगा? फिर एफबीआर यानी जो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर है उसको यानी फाइनल तस्वर करेगा, उसकी फिर असेसमेंट की जाएगी। अब देखा जाएगा जो इम्प्यूटेड इनकम है 11 लाख रुपए और वो जो एक्चुअल इनकम जिससे यानी प्रॉपर्टी खरीदी गई उसमें क्या फ़र्क है। डेफिनेटली हमारी मिसाल में 30 लाख रुपए जो है वो 11 लाख रुपए से ज़्यादा हैं। सो जो 30 लाख रुपए जिससे एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी गई उसको आपकी इनकम तस्वर किया जाएगा, कंसील्ड इनकम, यानी वो आमदनी जो छुपाई गई, और उसके मुताबिक जो है टैक्स की जो है वो कैलकुलेशन की जाएगी। अब अगर आपकी इनकम 30 लाख रुपए कंसीडर की जाए जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो उस पर अगर टैक्स की कैलकुलेशन की जाए तो वो 3,70,000 रुपये जो है वो बनता है, जिसमें से अगर आप 60,000 रुपये जो आपने एडवांस टैक्स पे किया था वो अब आपको वापस नहीं मिलेगा। वो 60,000 रुपये उसमें से डिडक्ट करें सो बाकी टैक्स बचता है 3,10,000 रुपया। सो एफबीआर के खाते में अब 30 लाख रुपये आपकी इनकम तस्वर होगी और ये 3,10,000 रुपये आपसे रिकवर करने के लिए सेक्शन 182 के तहत जो है वो प्रोसीडिंग की जाएगी। आम अल्फाज में आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी, टैक्स से आपको इस्तिस्ना ना मिला, आपको टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवानी थी, आपने ना करवाई, तो जो टैक्स जिस अमाउंट से आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो आपकी इनकम तस्वर होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये जो टैक्स स्केड्यूल है ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन जिनमें आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है उनको कवर करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से गुजरना पड़ेगा, यानी उस गाड़ी खरीदने के समय भी आप पर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगी। इसमें कुछ इस्तिस्ना भी हैं, अगर आप यानी उसको देखना चाहें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कौन कौन सी एडवांस टैक्स की ट्रांजैक्शन है जिनमें आपको इस प्रोसीजर से इस्तिस्ना मिल सकेगा। मेरी ज़ाती राय में जिन चीज़ों को इस्तिस्ना में शामिल किया गया है, प्रॉपर्टी भी उसमें होनी चाहिए थी। अब 2, 3, 4 साल जो है वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांजैक्शन है उसको टैक्स रिटर्न के साथ नथी नहीं किया जाना चाहिए था। प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोगों का इन्वेस्ट है, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है और इस किस्म की यानी जो पाबंदियाँ हैं यानी फिल फोर जो लगाई गई उससे ये जो मार्केट है ये जमूद का शिकार हो गई है। रियल इस्टेट बहुत बड़ी मार्केट है
और इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुआश जो है वो बचता है। आप ग्रेजुअली इसको यानी इस चेंज को, तब्दीली को लेके आते तो कदरे बेहतर होता। एनीवे अब जबकि ये तब्दीली आ चुकी है और यानी कानून में उसके मुताबिक तरमीम कर दी गई है, तो इसको मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। लिहाजा नेक्स्ट टाइम आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि इन प्रोसीजर में पढ़ने से पहले अगर आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं करते, तो रिटर्न लाजमी फाइल करें। या इवन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसके बाद आप समझ लें आपके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। सिर्फ एक इस्तिस्ना है, जैसे आप नॉन रेजिडेंट हैं या कोई ऐसी वजह से आपके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है, आपके पैसे बाहर से आते हैं, तो ये 2-3 सूरतें हैं जिनमें आपको इस्तिस्ना मिल सकता है और आपको यानी छूट मिल सकती है। इन अदर केस आपको जो है रिटर्न जो है वो लाजमी जमा करवाना होगी। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए हाजिर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।